एक कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्र छात्रा पहले आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ये कहते हैं कि कौन अगुवाई करेगा, कौन जाएगा। थाने जाने की बात थी। थाने जाने के लिए कई आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इन्हें कुछ डर भी लग रहा था कि हम थाने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले हमें डांटना शुरू कर दें, या फिर जिसकी शिकायत लेके जा रहे थे उससे भी एक तरह का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर हमला कर दे। लेकिन उन्होंने आपस में एक बातचीत की और बातचीत करने के बाद हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो थानेदार से बातचीत करते हैं। थानेदार साहब से कहते हैं कि थानेदार साहब, हम फला कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक पास में घर है, घर 2 मंजिला मकान है, वहाँ पर एक महिला रहती है, महिला की 2 बेटियाँ भी हैं। वो अजीब तरह की हरकतें करती हैं, हमें परेशान करती हैं। खासकर वो महिला जिसकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास है, वो कई बार हमारे ऊपर कुल्हाड़ी लेके दौड़ना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो हम मार ही डालेगी। कुछ लड़के आपस में बातचीत करते करते बताते हैं, थानेदार साहब, हमने तो यहाँ तक देखा है, जब हमने उसके घर की तरफ झांक कर देखा तो खून की बोतलें जो हैं वो घर में ऐसे लटकी रहती हैं। उन्हें देखकर तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर तब भी लगता है जब वो महिला अपनी बेटियों के साथ खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाएगी और उसके हाथ में मोमबत्ती होगी। बिल्कुल अंधेरा होगा और उनकी शक्लें अजीब तरह की दिखाई देती हैं। यही नहीं थानेदार साहब, वो अपने घर के चारों तरफ चक्कर भी लगाना शुरू कर देती हैं और हाथों में उनकी मोमबत्ती होती है। थानेदार ने जब ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि कोई पिक्चर देख के आए हो क्या? वो कहते हैं कि यार साहब, पिक्चर देख के नहीं आते, आपको यकीन नहीं होगा, आप जाकर पूरे मोहल्ले से बातचीत कर लीजिए। उस इलाके में घर घर में ये बात पता है। वो महिला बहुत ही अजीब तरह की महिला है। थानेदार ने पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। जब छात्र छात्राएं वहाँ से चले जाते हैं, जाने के बाद फिर थानेदार अपने स्तर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इस मामले की पूरी पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि जो भी शिकायत की गई है या इस इलाके के जो लड़के लड़कियां आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है भी या नहीं भी है। तो वहाँ पर जो पुलिस को मिला सो मिला, लेकिन वो जो घर होता है फिर वो हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में इस बात को लेकर चर्चा भी शुरू हो जाती है। जब कोई भी इस घर के बाहर से निकल कर जा रहा होता है तो एक बार उसकी नज़र उस घर की तरफ ज़रूर मुड़ती है, ये देखने के लिए क्या वाकई यहाँ पर भूत रहते हैं, क्या ये वाकई भूतिया घर है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ है जिसको सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। क्या है इस घर के पीछे की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 14 सितंबर 2002 की ये बात है। हैदराबाद में एक जगह लगती है कुंदन बाग। कुंदन बाग के इलाके में एक थाना लगता है शाहीनायतगंज। शाहीनायतगंज में एक जो मोहम्मद साजिद नाम का जो एक लड़का होता है, वो थाने के पास पहुंच जाता है। थाने के पास जाने के बाद वापस लौट कर आ जाता है, और जैसे वापस लौट कर आता है तो इस तरह की उसकी कई बार हरकतें हो चुकी थी। थाने के अंदर जाता था, बाहर लौट कर आ जाया करता था, और यही देखते देखते एक सिपाही की नज़र पड़ जाती है। सिपाही ने उसको डांटते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या चक्कर काट रहे हो, बार बार आते हो, बार बार चले जाते हो, क्या बात है? कहता है साहब कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जब सिपाही ने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर वापस निकल जाता है। वापस निकलने के बाद कुछ घंटे बीत जाते हैं, फिर से वो थाने के पास आ जाता है। आखिरकार इस बार सिपाही ने उसको भागकर पकड़ लिया, और जैसे उसको पकड़ने के बाद थाने लेके आ गया। और जैसे थाने लेके आया तो थानेदार के सामने जाकर उसको खड़ा कर दिया। कहा कि साहब, बार बार थाने के चक्कर काट रहा है, इसकी कुछ मंशा मुझे समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, बार बार थाने आ रहा है, वापिस चला जा रहा है। तो थानेदार ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि साहब मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो? वो कहता है कि साहब मैं चोरियां करता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद थानेदार खुद अचरज में पड़ जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक चोर थाने में क्या करने के लिए आया है? वैसे ही पुलिस वालों से तो भाग जाना चाहिए, तुम थाने क्या करने के लिए आए हो? वो कहता है कि साहब मैं बताना नहीं चाहता था, मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मैं उसे कहे बिना रह नहीं पा रहा था। थानेदार ने पूछा कि जो भी बात है उसे बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। जब इस तरह की बात आती है तो साजिद कहता है कि साहब ये कुंदन बाग में एक घर है, और वो 2 मंजिला मकान है, और उस 2 मंजिला मकान में मैं चोरी करने के लिए घर के अंदर जब गया तो वहाँ से मैंने सामान भी उठा लिया था चोरी करने के लिए, लेकिन एक कमरा था जो खुला हुआ था। उस कमरे के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ बेड है, बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। जब ये वाली बात वो पुलिस वाले सुनते हैं और वो बता रहा था तो पुलिस वालों को यकायक यकीन नहीं हो रहा था। यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि 3 लाशें पड़ी हुई थी तो कोई भी इस इलाके की सूचना दे सकता था, लेकिन चोर ने ये सूचना 2 दिन बीत जाते हैं उसके बाद यहाँ पर ये आकर सूचना दे रहा है। क्या उस इलाके में लोगों को दुर्गंध नहीं आ रही थी? थानेदार को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। थानेदार ने कहा कि यही कोई कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। और जैसे हिरासत में लिया तब यहाँ से
2 सिपाही भेजे। 2 सिपाही भेजने के बाद वो कुंदन बाग में जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं। जाने के बाद फिर देखने की कोशिश कर रहे थे और यही सूचना थानेदार को दी जाती है। अब थानेदार भी उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अपनी पुलिस फोर्स को ले जाने के बाद जो देखता है, वही जो बताया गया था वो बात बिल्कुल सच होती है। और जो सच होती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने उस साजिद को तो पकड़ा हुआ था ही, यहाँ से जो लाशें थी उनको कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, क्योंकि यहाँ पर अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। 2-3 दिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो रही है। लाशें एक तरह से सड़ रही थी, उनमें दुर्गंध उठ रही थी बहुत ज़्यादा। पुलिस ने जब उन लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अब उस पुलिस ने साजिद को तो हिरासत में ले ही रखा था, साजिद से सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया। साजिद से एक ही सवाल पूछा कि तुमने इन 3 लोगों की हत्याएं क्यों की? हालांकि वो तीनों महिलाएं होती हैं, उनकी हत्याएं क्यों की? बस साजिद से लगातार सख्ती से जब बातचीत की जा रही थी तो साजिद एक ही बात कह रहा था कि साहब, अगर मैं हत्या करता तो मैं भला यहाँ आकर क्यों बताता? मैं तो चोरी करने के लिए उस घर के अंदर गया था। मुझे दुर्गंध आई, मुझे अजीब लगा और मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आई कि जाकर पुलिस को बता दिया जाए। वैसे भी लाशें सड़ रही हैं। उधर जो पोस्टमार्टम के लिए लाशें भेजी गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इन्हें मरे हुए लगभग 3 महीने के आसपास का वक्त हो चुका है। अब पुलिस वाले खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं, खुद हैरानी में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो 3 महीने पहले मर चुका है उसके अंदर से दुर्गंध भी नहीं आ रही थी और आसपास के लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल पाया। हालांकि वो जो बॉडी थी काफ़ी मात्रा में डिकम्पोज हो चुकी थी, काफ़ी मात्रा में बेकार हो चुकी थी। लेकिन जो चोर है वो चोर अभी आया है, इसलिए उस पर तो यह आरोप नहीं लगा कि इसने इस तरह की हत्याएं की हैं। लेकिन पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। न केवल नजदीकी पुलिस स्टेशन बल्कि सीआईडी भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, पता करने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जब ये पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले खुद सोचने पर मजबूर थे। हर कोई जो आसपास के लोग थे वो कह रहे थे कि साहब, कैसी बात कर रहे हो? कोई 3 महीने पहले कैसे मर सकता है? उन्हें तो हमने 2 दिन पहले ही देखा है, उन्हें तो हमने सुबह देखा है, उसे तो हमने कल देखा है। इस तरह की जो बयानबाजी होती है, इस तरह की जो बातें आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगते हैं, तो पुलिस वाले खुद हैरानी में पड़ जाते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि 3 महीने पहले मौत हो चुकी है और ये आसपास के लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुबह देखा है, शाम देखा है, रात देखा है, या फिर वो घर के चक्कर लगा रही थी, कभी मोमबत्ती लेके जा रही थी। तो आसपास के लोगों से जब बातचीत की जा रही थी, तो बातचीत करने के बाद ही ये पता चलता है कि जो महिला होती है, जिसकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है, जिसका नाम जया प्रदा होता है। जया प्रदा की शादी होती है, उसके बाद उसके 2 बेटियां होती हैं, लेकिन पति से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद का जो कारण बताया जाता है कि महिला की जो मानसिक मनोस्थिति थी वो ठीक नहीं थी। कुछ दिन तक तो मामला ठीक ठाक पति से के साथ चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद पति ने उससे रास्ता अपना दूसरा बना लिया, वो अलग चला जाता है और जो महिला है वो अपनी दोनों बेटियों के साथ इस कुंदन बाग के उस घर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन ये महिला और अपनी बेटियों के साथ आसपास के लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती थी, उनसे बातचीत नहीं करती थी। हाँ, आलम ये था कि ज़्यादातर घर बंद ही रहता था और बंद रहने की वजह से जब लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, यदि महिला कभी बाहर निकलती थी तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी जरूर होती थी। अब कुल्हाड़ी देख कर कौन उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा? साथ ही महिला की और उसकी बेटियों की अजीब तरह की हरकतें होती थी। वो खिड़की के पास खड़ी हो जाया करती थी, जब अंधेरा होता था तो मोमबत्ती हाथ में लेकर खड़ी हो गई, तो उसकी जो रोशनी होती थी, उस रोशनी से जो आसपास के लोग देखते थे, देख के खुद लोग हैरानी में पड़ जाते थे। कई लोगों का तो पुलिस से ये भी बताना था, ये भी कहना था कि साहब, खून की बोतलें वो अपने घर में आंगन में लटका दिया करती थी, जिन्हें देखकर अजीब तरह की डर की स्थिति पैदा हो जाया करती थी। लेकिन पुलिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जब इस मामले की जांच पड़ताल और गहराई से की जाती है तो गहराई से करने के बाद पता चलता है कि इन तीनों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, यानी कि इन्होंने अपनी जान ले ली थी और उसके पीछे कोई फिनाइल जैसा कोई पदार्थ उन्होंने सेवन किया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन तापमान कम होने की वजह से और जो ये महीना था सितंबर का, तो इस वजह से शायद जो लाशें थी वो धीरे धीरे सड़ रही थी और इस बात का किसी को एहसास नहीं हो पाया। शहरों में अक्सर लोग एक दूसरे की परेशानियों से, एक दूसरे की खुशियों से बचने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कोई किसी से मतलब रखता नहीं है। लेकिन ये बात साल 2002 की है। साल 2002 में भी इस तरह की बातें थीं, तो ये देखकर, ये सोचकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब पुलिस वालों ने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश की और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो घटना है इतने महीने पुरानी है, आपको शायद किसी तरह का भ्रम हुआ है, यानी कि पुरानी चीज़ें आपको याद रही होंगी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है और जब वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है तब सोशल मीडिया का ज़माना शुरू होता है और सोशल मीडिया का जब ज़माना शुरू होता है तो ये साल 2014 के आसपास की बात है। साल 2014 में जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया
तो लोगों ने नई नई कहानियां बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि कुंदन बाग में एक ऐसी हवेली है, 2 मंजिला मकान है, उसमें तमाम तरह की खिड़कियां हैं, और इस घर के अंदर जो एक महिला और एक 2 बेटियां हैं उसकी, कुछ इस तरह की हरकतें करती हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इस तरह की बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। साल 2002 की जो खबर थी, साल 2014 में बहुत तेजी के साथ वायरल होती है। हालांकि साल 2002 में कई दिनों तक प्रिंट मीडिया ने इस बात की रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन रिपोर्टिंग जो हुई थी वो उसी इलाके तक सीमित हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ें हम अपलोड करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब जैसे जैसे लोगों ने इस घर के बारे में जानने की कोशिश की, तो उत्सुकता बढ़ने लगती है, क्योंकि पास में ही एक कॉलेज है, और जब कॉलेज होता है तो उसके जो छात्र छात्राएं होते हैं या फिर आसपास के जो युवक युवतियां होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो वो इसके बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस तरह की रविवार और ये शनिवार का दिन हुआ करता था, तो शनिवार रविवार के दिन अक्सर लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी उन वीडियो को देखने के बाद, ये पता करने के लिए कि क्या सचमुच यहाँ पर कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं, क्या यह खून की बोतलें इस तरह से यहाँ घर के आंगन में लटकी रहती हैं, क्या महिला अपनी खिड़की पर आने के बाद वो मोमबत्ती लेकर चलती रहती है, क्या वो महिला कुल्हाड़ी लेकर लोगों के पीछे पीछे दौड़ने शुरू कर देती है। इस तरह की बात जानने के लोग आते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब उसके घर के सामने खड़े होने के बाद रात में कई पत्थर उठाया और घर पे फेंक कर मारना शुरू कर दिया, ताकि भूत होगा तो शायद कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा, पीछे पड़ेगा या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब इस तरह की बातें होती हैं, आए दिन की शिकायतें होती हैं, आसपास के जो घर होते हैं वो कई ऑफिसरों के घर होते हैं, ऐसा भी बताया जाता है, आईएएस आईपीएस के घर होते हैं, तो उन लोगों को तकलीफें होने लगी, उन लोगों को दिक्कतें होने लगी, क्योंकि जब लोगों के हुजूम आएगा, लोग आएंगे, देखने की कोशिश करेंगे, एक ही घर टारगेट होगा, लगातार लोग देखेंगे, तो आसपास के लोगों को दिक्कत होना तो लाजमी है। तब ये शिकायत की जाती है, और जो पास में थाना लगता है, ये पंजागट्टा होता है, पंजागट्टा थाने की पुलिस जो होती है एक बोर्ड लगाती है, और बोर्ड लगाकर ये बताने की कोशिश करती है कि ये जो घर है ये भूतिया घर नहीं है, बल्कि ये भी एक बोर्ड लगाया जाता है कि सीआईडी प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आना बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन लोगों का क्या है, युवाओं का क्या है, वो खाली थे, आने शुरू कर देते हैं, और आते आते एक दिन देखा जाता है कि 4 लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की। तब पुलिस ने जो पहरा लगाया हुआ था, चारों को पकड़ लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, उनको जेल भी भेज दिया। यही नहीं, उन्होंने करीब करीब 50 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जो घर के आसपास इर्द गिर्द घूमते पाए गए। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो बताते हैं जी हम तो बहुत दूर से आए हैं, हम तो देखने के लिए आए हैं, और सोशल मीडिया पर खबर पड़ी थी, इस खबर को पढ़कर आए हैं। तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें हिरासत मिली और कुछ घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने 17 ऐसे लोगों को अतिक्रमण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एवज में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जाहिर सी बात है तो उनको तो जेल भेजा जाएगा। डीएसपी को भी बोलना पड़ जाता है कि सोशल मीडिया पर जो कहानियां चल रही हैं ये पूरी तरह से अफवाहें हैं, उनमें सच्चाई नजर नहीं आती है। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो फिर भी इस घर के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन जो हमने कहानी की शुरुआत की थी, वो बात थी छात्र छात्राएं जो इकट्ठा होकर थाने में गए थे, वो साल 2000 की बात थी। लेकिन लाशें जो मिली थी वो सितंबर 2002 में मिली थी। यानी कि घटना हुई थी, महिलाएं जो थी इस घर के अंदर, जो उसकी माँ थी और दोनों बेटियां थीं, वो अजीब तरह की हरकतें किया जरूर करती थीं, लेकिन जिंदा रहते हुए किया करती थीं, क्योंकि वो मानसिक रूप से विकलांग थी, विक्षिप्त थीं, और जैसी माँ थी ठीक वैसी ही बेटियां भी हो जाती हैं। माँ जैसे करती थी बेटियां वैसे करती थीं। आना जाना किसी के यहाँ होता नहीं था, लेकिन कई तरह के सवाल जो थे, जब पति से अलग हो जाती हैं तो घर का खर्च कैसे चल रहा था, अब इस तरह की बातें थीं। तो इनके जवाब तो शायद पुलिस को भी नहीं मिल पाए, आसपास के लोगों को भी नहीं मिल पाए। लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में, हॉन्टेड हाउस के बारे में बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑथेंसिटी की बात अगर आप करेंगे तो ऑथेंसिटी नहीं मिलेगी, सिवाय इस बात के कि मोहम्मद साजिद नाम का एक चोर इस घर के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वो 3 लाशों को देखता है, 3 लाशों की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस कब लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और ये पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इन्होंने अपनी जीवन लीला फिनाइल जैसा पदार्थ पीने के बाद उसको खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। इससे ज़्यादा उनके बारे में कोई सच्चाई नहीं नजर आती, या फिर ये नजर आता है, लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि उन तीनों ने मिलकर अपने जो महिला का पति था उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसी की खून निकालने के बाद उसी की बोतलों को घर के अंदर लटकाना शुरू कर दिया था। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब इसके बारे में जब हमने सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास इसके लिए मेल आया था, मुझे अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ कई ऐसे लोग भी आए थे जो हमारी कहानियों को सुनते थे, हमारी कहानियों को जानते थे। उन्होंने स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस तरह की कहानी क्यों नहीं सुनाते हैं, ये कुंदन बाग की असली कहानी क्या है, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।
तो हम इस कहानी को आपके सामने लेके आए। इस कहानी में सच्चाई कम और अफवाह की बात ज़्यादा नजर आती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुजफ्फरनगर के अकरम राजपूत हैं, बलरामपुर से जोया मंसूरी हैं, प्रतापगढ़ राजस्थान से सांवरिया लाल मीना हैं, हिसार हरियाणा से रेखा वर्मा, बिहार से गुड्डू कुमार और परवीन दर्जी हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, पुष्पेंद्र फरीदाबाद हरियाणा से हैं, अरविंद कुमार कटिहार बिहार से, मनोज कुमार सऊदी अरब से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।